नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन द यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम। आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 32, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये कंप्लीट पैराग्राफ है। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको खिलाफत मूवमेंट का बताया था, खिलाफत मूवमेंट में क्या था कि मुसलमान जो मूवमेंट थी वो जब बहुत पीक पे थी तो उस टाइम तमाम मुस्लिम लीडर्स को जो था वो जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है, उनको कैद करने के बाद जो हिंदू लीडर्स थे, गांधी, ठीक है, जैसे गांधी ने उसकी लीडरशिप ली, तो क्या हुआ था कि गांधी जो था उसने कुछ स्टेप्स लिए थे मुसलमानों की हेल्प के लिए। यानी हिंदुओं ने गांधी के साथ मिलके कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे जो बज़ाहिर ऐसा था कि मुसलमानों की उसमें मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअली गांधी जो था वो एक बहुत ज़्यादा ना क्लेवर लीडर था, टू मच क्लेवर था। और उसका था कि वो सिर्फ ब्रिटिश को उस टाइम जो मुसलमानों को जो उनकी जो मूवमेंट थी या उनको जिस चीज़ के लिए वो सिर्फ वक्ती तौर पे यूज़ करा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी डिमांड मनवाने के लिए। ठीक है, उनसे उसने अपनी डिमांड्स पूरी करवानी थी, तो उस वजह से उसने मुसलमानों का वक्ती तौर पर साथ दिया। तो गांधी ने जो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी, इसका दूसरा नाम जो है वो है सॉल्ट मार्च। ठीक है, तो इसकी भी थोड़ी सी एक हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है। वो ये है कि ये एक बेसिकली एक सॉल्ट पे जब ब्रिटिश ने सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था, तो इस चीज़ पे जो था वो गांधी ने इशू किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को बेस बनाते हुए उसने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी और तमाम इंग्लिश प्रोडक्ट्स का या ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का, उनके डिपार्टमेंट्स का, सबका बायकॉट कर दिया था। इसके अलावा जो सिविल डिपार्टमेंट्स थे या दूसरी जो उन थी, उन जॉब्स थी, उन सब से वहाँ से अपने जो भी वर्कर्स थे उन सब ने वहाँ से इंडियंस ने बायकॉट कर दिया था। ठीक है, लाइक जो उसमें उसने मुसलमानों को भी साथ में लाया, क्योंकि मुस्लिम लीडर्स तो थे नहीं उस टाइम, वो तो मौजूद ना होने की वजह से क्या हुआ था कि मुसलमान जो थे वो उस टाइम गांधी के अंडर थे। तो गांधी ने फिर मुसलमानों को भी इस चीज़ के लिए फ़ोर्स किया कि वो भी जो अपने बच्चे थे जो ब्रिटिश स्कूल्स थे वहाँ से उनको हटा लें। ठीक है, कॉलेजेस वगैरह से, इन सब चीज़ों से, यानी मुकम्मल तौर पे बायकॉट किया था। जिस जिस जगह पे ब्रिटिश का जो भी रोल आता था उन तमाम इंस्टीट्यूशन से, उन तमाम अदारों से और उन तमाम प्रोडक्ट से टोटली तौर पे बायकॉट कर दिया था गांधी ने। ठीक है, तो मुसलमानों ने भी बहुत सारे अपने बच्चे जो थे वो वहाँ से जो ब्रिटिश स्कूल थे, कॉलेजेस थे, वहाँ से उठा लिए थे। और कई लोगों ने तो अपनी जो एक सिविल सर्विसेज थी, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो भी अपनी उससे भी रिलेटेड उन्होंने वहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया था। ठीक है, यानी वो जॉब्स भी उन्होंने ख़त्म कर दी थी। अच्छा, ये तमाम जो थी ये सिर्फ जो आपको मैं सिचुएशन बता रही हूँ वो सिर्फ जो थी वो मुसलमानों को जस्ट गांधी जो था वो जस्ट ट्रैप करा था। ठीक है, और उनको सिर्फ यूज़ करा था। कायदे आज़म जो थे वो उस टाइम इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अगेंस्ट थे, स्पेशली फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, वो जो मुसलमान जो में गांधी के साथ जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे या जो भी उसके साथ हेल्प आउट के लिए जिस तरह वो कहते थे करते थे, तो ये कायदे आज़म जो थे वो इस चीज़ के फेवर में नहीं थे और वो हमेशा सिविल डिसोबीडियंस के मतलब वो चाहते थे कि मुसलमान जो थे वो इस मूवमेंट का पार्ट ना बने और जो हिंदू जो थे वो जो मुसलमानों को यूज़ कर रहे हैं सजस्ट, तो ये चीज़ जो थी वो नहीं चाहते थे। ठीक, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये कंप्लीट पैराग्राफ है। ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट ऑल मुस्लिम्स लीडर से लेकर कंप्लीट हैंड्स ऑफ हिंदूज। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका आंसर पेज नंबर 24 पे है। फर्स्ट हेडिंग है मिस्टर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। यहाँ से स्टार्ट करना है, रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट से। नेक्स्ट पेज पे ये फोर्थ पॉइंट है, इंडियन पीपल तक ये कंप्लीट है। अच्छा, मिस्टर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनाने का ये ख्याल आया था, ये आया था मिस्टर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। मिस्टर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे ये एक ब्रिटिश सिविल सर्विस के रिटायर्ड ऑफिसर थे, कह लो। ठीक है, ये उनके सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिम था, कहाँ पे, ब्रिटिश का।
तो जो ह्यूम थे इन्होंने ये चीज़ को फील किया कि जो सब कॉन्टिनेंट में एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो गई है, अंदर ही अंदर कॉन्स्पायरेसीज़ हो रही हैं ब्रिटिश के ख़िलाफ़, या आपस में जो एक पॉलिटिकली सिचुएशन जो है वो एक उनमें एक अजीब सी बेचैनी सी मौजूद है लोगों में। तो ये चीज़ जो थी वो ये चीज़ फ़ील कर रहे थे, ठीक है, वहाँ के लोगों के लिए, क्यों ये सब बातें फ़ील कर रहे थे। तो उनका ये ख़्याल था ह्यूम का कि यहाँ पे अब कोई, क्योंकि सिर्फ ब्रिटिश ही थे, ठीक है, टोटली जो कंट्रोल था वो सब चीज़ें जो थी वो ब्रिटिश के अंडर थी। तो यहाँ पे मिस्टर ह्यूम को ये इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ हुआ कि उनको चाहिए, उन्होंने सोचा कि यहाँ पे एक सेपरेट कोई ऐसी कोई जमात बन जाए या ऐसी कोई पार्टी बन जाए जो वहाँ के रहने वाले, जो सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में हम मतलब वो आवाम क्या सोचती है, क्या चाहती है, तो एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जो हमारे जो इंडियंस हैं वहाँ के रहने वाले, यानी हिंदू मुस्लिम कंबाइन दोनों की बात हो रही है, तो इंडियंस जो हैं उनके बारे में वो जान सके, यानी जो गवर्नमेंट है वो जान सके, ठीक है। तो इसी सोच को माइंड में रखते हुए फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इन्होंने 1885 में ये पार्टी, ये पूरी एक जमात बनाई थी, एक पार्टी बनाई थी, जिसकी मीटिंग हुई थी पहली कहाँ 28 दिसंबर को 1885 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जिसमें 70 डेलीगेट्स आए थे, ठीक है। 70 डेलीगेट्स में से सिर्फ 2 जो थे वो मुस्लिम्स थे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, किस मकसद के लिए बनाएगी, जैसे मैंने भी आपको थोड़ा सा उसका रिव्यू भी दिया था कि वो चाहता था कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, इंडियंस जो हैं, उनको भी उनका भी वो जान सके कि वो क्या चाहती है, ठीक है, उनकी जो आवाम है वो क्या चाहती है। तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने का मकसद ये था कि वहाँ के रहने वाले जो इंडियंस हैं उनमें एक नेशन का जज्बा पैदा किया जाए, ठीक है, यानी वो एक नेशन है, उनमें ये सेंस डाल दी जाए कि वो नेशन है, ना कि वो अपने आप को एक सेपरेट मज़ाहिब में, डिफरेंट रिलीजन में चेंज करके रिलीजन में इस चीज़ को बेस बनाते हुए सेपरेट हो जाएं और इख्तलाफ बढ़ जाए। तो इसलिए उन्होंने उनको एक बनाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का मकसद यह था कि वहाँ के रहने वाले इंडियंस में एक नेशनहुड का जो था वो सेंस पैदा की जाए। फिर है टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडियन पीपल, यानी जो इंडियन पीपल वहाँ के रहने वाले थे उनको क्या मुश्किलात पेश करनी पड़ी हैं, वो भी जो गवर्नमेंट है उनके सामने, उनके पास या उनके सामने उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस की जा सके, या उनके सामने हालात है उनके वो आ सके। फिर है थर्ड, टू रीऑर्गेनाइज द पीपल इन द फील्ड ऑफ कल्चर, पॉलिटिक्स एंड मॉरलिटी। थर्ड क्या है कि पीपल्स को रीऑर्गेनाइज करना, कौन सी फील्ड में, कल्चर की फील्ड में, पॉलिटिक्स में और मॉरलिटी में, उनको दोबारा से नए तरीके से उनको रीऑर्गेनाइज करना। अच्छा, फिर लास्ट है टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल, फिर इंडियन पीपल के लिए उनकी वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है। सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हो कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो, चाहे ब्रिटिश हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, वो उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, उस वक्त तक वो उस तमाम लोगों पे अपना वो एक जो कह लो उसकी जो एक पावर है वो उस टाइम तक मेंटेन नहीं रख सकता जब तक कि वो अब आवाम को भी उस चीज़ में इन्वॉल्व ना करे, ठीक है। यानी अगर वो सिर्फ एक ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर सेपरेटली सिर्फ अपने ही ऑन पे सारा काम करते रहते, या मिस्टर ह्यूम को इस चीज़ को फील रियलाइज़ ना होता, तो फिर ये था कि जो इंडियंस है या आवाम जो थी वो किसी भी वजह से, गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन की वजह से वो गुस्से में आ सकती थी। तो इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई ताकि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, बजाय इसके क्योंकि वो चाहता था कि जो ये कौन सी थी वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, वो वाली सिचुएशन ना सामने दोबारा आए, तो उसने फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अच्छा जी, इसका आंसर पेज नंबर 26 पे है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बैकग्राउंड इसका कंप्लीट है, ये 2 पैराग्राफ है। बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी से लेकर ये बेनिफिट ऑफ पार्टीशन तक। अच्छा, 20th सेंचुरी के स्टार्ट में बंगाल जो था वो सब कॉन्टिनेंट का जो एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेरिटरी एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो दोनों के हिसाब से ये बहुत बड़ा
बहुत बड़ा सूबा था, ठीक है। तो इसमें द एरिया ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड असम वर इंक्लूडेड इन बंगाल, ठीक है, ये एरियाज़ आ रहे थे। अच्छा, लेकिन क्या था, बंगाल जो था वो इतना बड़ा प्रोविंस होने के बावजूद उसको वो स्टेटस नहीं दिया गया था जो बाकी प्रोविंसेस को दिया गया था, ठीक है। तो मतलब आप ये कह लो कि वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड का उस टाइम था, या इग्नोर हो रहा था, ठीक है। तो वो प्रोविंस एक तरह से बिल्कुल इग्नोर हो रहा था, बहुत बड़ा होने की वजह से, बहुत बड़ा होने की वजह से उसको वो तमाम फैसिलिटीज़ या वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई थी जो बाकी सूबों को दी गई थी, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ था कि बहुत सारे जो ऐसे प्रपोज़ल आए थे जिसमें बंगाल को सेपरेट करने की डिमांड की गई थी कि ये जो मुस्लिम्स पार्ट है उसको एक सेपरेट पार्ट बना दिया जाए बंगाल का, और जो यानी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, जहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं उनका एक सेपरेट बना दिया जाए एरिया, और जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं उनका एक सेपरेट बना दिया जाए पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट जो था वो था मुस्लिम्स रहते थे वहाँ पे, ज़्यादा मेजॉरिटी थी मुस्लिम्स की थी, और वेस्टर्न पार्ट में हिंदुओं की मेजॉरिटी थी। तो बहुत सारे प्रपोज़ल आए जिस पे बंगाल को सेपरेट करने की बात की गई, लेकिन ये प्रपोज़ल जो थे वो एक्सेप्ट नहीं हुए या इन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। उसके बाद लॉर्ड कर्जन आए थे। लॉर्ड कर्जन जब आए 1892 में, तो दोबारा से ये इशू सामने आया, और फिर लॉर्ड कर्जन ने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो था वो कुछ स्टेप्स लिए। उसने क्या किया, 1901 में इस प्रपोज़ल को आगे फर्दर फॉरवर्ड किया, ठीक है। और ठीक है, जब ये प्रपोज़ल आगे गया तो उस टाइम लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि उसने इस चीज़ का डिसीजन लिया कि वो बंगाल की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको दोबारा से रिकन्सिडर किया जाए, ठीक है। तो अब उसमें क्या किया कि इसमें द ओरिया स्पीकिंग सेंट्रल प्रोविंसेस वर इंटीग्रेटेड इन उड़ीसा, ठीक है। ओरिया के जो बोलने वाले थे उनको उड़ीसा में शामिल किया गया, और बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन जो था वो ईस्टर्न पार्ट बंगाल गया, ताकि वहाँ के लोगों को भी इस चीज़ के बेनिफिट बताए जा सकें कि बंगाल को दो हिस्सों में जो तकसीम किया गया। लेकिन बहरहाल ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी ये बहुत थोड़े से टाइम पीरियड के लिए हुई थी, जिसमें बंगाल के दो पार्ट हो गए थे, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। जैसे मैंने आपको बताया, ईस्टर्न जो था वो वहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, जबकि हिंदू जो थे वो मिनॉरिटी में थे। और इसी तरह जो वेस्टर्न पार्ट था वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में थी और मुस्लिम मिनॉरिटी में थे। तो किसने स्टेप लिया था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, जब बंगाल की पार्टीशन हो गई थी। ये कंप्लीट उसका बैकग्राउंड है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ नोट ऑन डायआर्की। क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 32 पे है। डायआर्की ये कंप्लीट नोट है, तो आपने ये कंप्लीट स्टार्ट से फर्स्ट लाइन से है। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम से लेकर नेक्स्ट पेज पे प्रोविंसेस, देयर आर टू मेजर प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड बंगाल तक कंप्लीट। डायआर्की का मतलब है ड्यूअल सिस्टम, ठीक है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो था ये सिस्टम लेकर आया था। अब इस सिस्टम में ड्यूअल सिस्टम जैसे इसका नाम है, तो इसमें दो हेड्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को, ठीक है। एग्जेक्टिव काउंसिल बनाई गई और एक बनाई गई एक थी एग्जेक्टिव काउंसिल जिसको अपॉइंट किया था क्राउन ने, और फिर एक थी मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको अपॉइंट किया था गवर्नर ने। इसके अलावा तमाम डिपार्टमेंट्स जो थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था रिजर्व्ड और एक था ट्रांसफर्ड, ठीक है। रिजर्व डिपार्टमेंट में कौन से आ रहे थे, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, फाइनेंस एंड इरिगेशन। जबकि ट्रांसफर डिपार्टमेंट में क्या आ रहे थे, लोकल गवर्नमेंट हेल्थ, इंक्लूड लोकल गवर्नमेंट हेल्थ इन एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव। तो ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स है ये किसके अंडर आ रहे थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो ये जो था इसमें क्या था कि जो मिनिस्टर था, ईच मिनिस्टर वाज इन चार्ज मोर देन वन डिपार्टमेंट, ठीक है। एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट दे दिए जाते थे, एंड वो रिस्पॉन्सिबल किसके सामने रिस्पॉन्सिबल थे, गवर्नर के सामने और प्रोविंशियल काउंसिल के सामने। तो यहाँ पे टू जो थे वो मेजर प्रोविंस आ रहे थे, जो बड़े थे प्रोविंस वो कौन थे, प्रोविंशियल काउंसिल की बात कर रही है ना, तो इसके आगे वो फर्दर बता रहे हैं कि दो मेजर प्रोविंस आ रहे थे, वो कौन से थे, पंजाब और बंगाल।
तो ये था डायरार्की सिस्टम, जिसमें डायरार्की सिस्टम में क्या था कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। जितने डिपार्टमेंट से कुछ दे दिए थे रिजर्व को और कुछ दे दिए थे ट्रांसफ़र्स को, और हर जो डिपार्टमेंट का हेड था वो अपने जिसने उसको अपॉइंट किया था वो उसके सामने वो उसका रिस्पॉन्सिबल था। अच्छा जी, ये हमारे तमाम लॉन्ग क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट है। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय खिलाफत मूवमेंट। इस क्वेश्चन को हम डिटेल में देख चुके हैं, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा जनरल ज़रा सा व्यू दूंगी कि ये आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा। खिलाफत मूवमेंट का सेकंड लाइन है, इन दी फर्स्ट वर्ल्ड वार टर्की जॉइंट जर्मनी से लेकर नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक ये है, सॉरी नेक्स्ट पैराग्राफ पे स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट तक। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि खिलाफत मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई थी कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने अपनी उनकी डिमांड्स जो थी जो मुसलमानों की वो फुलफ़िल नहीं की थी, तो मुसलमानों ने फिर ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हेन डायरार्की सिस्टम वाज स्टार्टेड। इसका आंसर है पेज नंबर 32 पे, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम अ सिस्टम ऑफ डायरार्की इन प्रोविंसेस अंडर द इंडियन एक्ट ऑफ 1919। डायरार्की मीन्स द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच टू हेड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है कि 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो था ये डायरार्की सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था पहली दफ़ा प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक है, तो ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है एडमिनिस्ट्रेशन तक। हाँ जी, मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पेज नंबर 28 की लास्ट लाइन पे गिवन है। यहाँ पे हेडिंग आएगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन और द फॉलोइंग से स्टार्ट करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे ये इसके तीन बेसिक जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग तक, ये 3 पॉइंट्स कंप्लीट। अब वन बाय वन इसको देखेंगे कि मुस्लिम लीग की जो पार्टी बनाई गई थी वो बेसिकली क्यों बनाई गई थी। तो बेसिकली मुस्लिम लीग की पार्टी जो बनाई थी गई थी वो मुसलमानों के लिए स्पेशली जो थी फोकस जो था वो मुस्लिम्स थे। ठीक है, ज़ाहिर क्योंकि हिंदुओं की तो जमात थी लेकिन मुसलमानों की कोई जमात नहीं थी। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो वहाँ के सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनके अंदर एक लॉयल्टी की फीलिंग्स पैदा करना, किसके लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, और जो उनके दिलों में या उनके दिमाग में उनकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बेचैनी और गलत फहमियाँ बैठी हुई हैं उसको ख़त्म करना। सेकंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स को जो था उनको तहफ़्फ़ुज़ देना और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट के सामने एक रिस्पेक्टफुली मैनर्स में सामने लेकर आना। फिर उसका थर्ड बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो मुस्लिम्स थे इंडिया में रहने वाले लोग जो थे उनके अंदर जो एक दूसरी कौमों को लेके एक दुश्मनी वाली फीलिंग्स आ रही थी वो ख़त्म करना, और दूसरी जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे यानी हिंदू जैसे हैं या सिख हैं तो या क्रिश्चियंस हैं, उनके दरमियान में आपस में एक दोस्ती का ताल्लुक़ पैदा करना। ठीक है, तो ये इसके 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट क्या था कि मुसलमानों में लॉयल्टी की फीलिंग्स पैदा करना, किसके लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। सेकेंडली उनके पॉलिटिकल राइट्स की को उसको ख्याल रखना, उसकी हिफाजत करना, और सेकेंडली जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको गवर्नमेंट के सामने एक रिस्पेक्टफुली मैनर में सामने लेकर आना। से फिर थर्ड लास्ट क्या था कि जो मुस्लिम्स हैं उनके दरमियान दिलों में जो दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको लेके जो नफ़रत वाली फीलिंग्स आ रही थी वो ख़त्म करना, और आपस में दोस्ती, इत्तेफाक और मोहब्बत, इत्तेहाद पैदा करना, यूनिटी पैदा करना। तो ये इसके 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ तक कंप्लीट।